हम्म। इसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा चीज पढ़ा था वो इससे ज्यादा ये आसान है, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एक प्रकार से आसान है समझना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वास्तविक एग्जाम्पल लेके इसको अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं। सिंपल सा अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लोगों को लेना हो तो क्या चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पानी का ही ले सकते हैं कि जब पानी बनता है। हैं? हाँ, वही जल का जमना, वो तो भौतिक अभिक्रिया हो गया कि भौतिक अभिक्रिया है, तो उसमें कुछ नया, बहुत ज़्यादा नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, देखने में पदार्थ बन जाता है कि पहले जल है, वो द्रव रहता है, बाद में वो ठोस बन गया, जब बर्फ बन गया तो। लेकिन उसके भौतिक गुण धर्म नहीं बदलते हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं, गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पूरी तरीके से पदार्थ बदल जाता है, रासायनिक गुण उसके बदल जाते हैं। और भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं, वास्तव में वो अंदर से चीज वैसी पूरी की पूरी बदली हुई नहीं होती है। ठीक है। ज्यादा भौतिक अभिक्रिया में चीजें अंदर से पूरा नहीं बदलता है, सिर्फ थोड़ा सा उसका ऊपर ऊपर से कुछ गुण बदल के हमको दिखाई दे देगा। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा वो चीज ही चेंज हो जाता है। जो उसका गुण पहले था वो उसका गुण अब नहीं रहेगा, पूरा का पूरा बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि किसी जल है तो जल का बर्फ बनना, बर्फ से भाप बनना, ये सब भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं। लेकिन वही पदार्थ को जब हम जला देते हैं, उसको कुछ और पूरा, मतलब कि किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो फिर वो चीज़ पूरी तरीके से बदल जाती है, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, H2O। मैंने H2 क्यों लिखा, इसको लिखने के पीछे एक कारण है, वो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, दोनों का अलग अलग काम है। काम के रूप में अगर देखें तो क्या होता है, हाइड्रोजन कैसी गैस है जो जल सकता है, क्या कर सकता है ये? जल सकता है। ऑक्सीजन क्या चीज करता है, किसी चीज के जलने में मदद करता है। हाँ, खुद नहीं जलता है, जलने में मदद करता है। तो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद कर सकता है। वही जो बनने वाला पानी है ये क्या करता है, जलती हुई चीज को बुझा देता है। तो ये कितना, मतलब कि उल्टा चीज हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार से कैसी अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। हाँ, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब पानी, जैसे कि इसका अगर हम लोग बात करें वजन का, तो वजन का अगर हम लोग बात करने जाएं तो इसमें वजन का क्या होगा। तो अगर हम 2 ग्राम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इसका 2 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, चाहे इस पे हम लोग बात करेंगे लोग बाद में, तो पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। मतलब कहना ये चाहते हैं हम यहाँ पे कि अगर ये पूरा पूरा अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया में जितना हाइड्रोजन लिए रहेंगे, ऑक्सीजन लिए रहेंगी, इनका कुल मिला के जो भार रहेगा वही लास्ट में किस चीज़ का भार बन जाएगा, पानी का भार बन जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी जब हम लोग भार वगैरह और ये सब चीज़ें देख लेंगे तो। दूसरा जो चीज़ हम लोग के इसके बाद था वो था यौगिक में, किसी भी यौगिक में। हाँ बोलो। अभी आज पता चल जाएगा वो, ठीक है। अभी आगे उसमें जाएंगे लोग तो पता चल जाएगा कि H2O2 ये सब क्यों लिखते हैं लोग। ये सब का कारण है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें मालूम चलेगी। और डिटेल्स में, मतलब कि अगला चैप्टर तक ज़्यादा डिटेल्स में मालूम चलेगा कि हाइड्रोजन को क्यों H2 लिख रहे हैं, O2 क्यों लिख रहे हैं। फिलहाल के लिए क्या रखना है, जो भी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं उसको याद रखना है कि हाँ, हाइड्रोजन को जब भी लिखना है तो हमको H2 लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल के बने होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। वैसे ही ऑक्सीजन गैस में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल के ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। तो ये हम लोग को याद रखना है, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन का अणु है, O2 ऑक्सीजन का अणु है। तो इन अणुओं में परमाणु होते हैं, तो कितने परमाणु मिल के एक अणु बनाते हैं इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन में 2 चाहिए, ऑक्सीजन में 2 चाहिए, ना। नहीं, कल मेरे क्लास में जब पूरा फिर नहीं देखी, उसमें था, बताए थे कि परमाणु सबसे अंतिम चीज होता है, लेकिन हम खोजने जब जाते हैं तो हमको अणु मिलता है पहले। बात समझ में आया?
तो पहले अणु मिलता है, अणु से ही मुलाकात होता है, और अणु ही सबसे ज़्यादा मतलब कि अस्थाई चीज के रूप में प्राप्त होता है। परमाणु अस्थाई नहीं होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। परमाणु जुड़ जुड़ के अणु बन के रहते हैं, ठीक है। प्रकृति में परमाणु जो हैं वो अणु के रूप में मिल के रहते हैं। जैसे कि हमको बाहर में देख रहे हैं हम लोग चीज़ों को, तो कोई चीज़ यही सब परमाणु ही तो है। जब जो सब चीज़ मिल मिल के अलग अलग चीज़ बना हुआ है, तुम बने हो, हम बने हैं, पेड़ बना है, पौधा बना है, मोबाइल बना है, किताब बना है, सब चीज़ किस चीज़ से मिल के बना है? परमाणु से। और परमाणु पहले मिल के क्या बना होगा? अणु बना होगा। फिर अणु मिल के क्या बना होगा? बहुत सारे जब अणु मिलते हैं तो तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा। एक ही प्रकार के सिर्फ अगर अणु रहे होंगे उसमें, तो फिर वो तत्व बना होगा, यौगिक बना होगा। फिर यौगिक में भी अलग अलग चीज मिल के अलग अलग पूरा फिर संसार का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये पानी बन गए, फिर ऑक्सीजन हवा के रूप में चला गया। यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में भी जाके ब्लड में पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, तो उससे फिर हमको एनर्जी भी मिलता है। तो हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यही सारे परमाणु और अणु अलग अलग रूप में बनते चले जाते हैं। लेकिन सबसे अंत में क्या होता है कि सबसे छोटा चीज तो परमाणु है। लेकिन परमाणु अकेले नहीं रहते हैं, वो जुड़ के अणु बना लेते हैं, और अणु के रूप में वो रहता है, ठीक है। संसार में ये लोग मिलके अणु के रूप में रहते हैं, क्योंकि अणु अस्थाई होता है। परमाणु क्या होता है? अस्थाई। ये अस्थाई नहीं रहते हैं। जब भी कोई चीज अस्थाई नहीं रहती है तो अभिक्रिया करती है। तो अस्थाई होने का मतलब ही हो गया कि अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके अणु बन जाता है, ठीक है। और फिर वो अणु हम लोगों को संसार में दिखाई देता है। अणु अगर परमाणु अकेले अकेले ही रहेंगे तो फिर कोई पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ परमाणु ही रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? परमाणु अभिक्रिया करके अणु बनते हैं, फिर अणु आपस में जुड़ के नए नए द्रव्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसी से हम भी बने हैं। सब परमाणु अलग अलग रहता तो क्या हमको अलग अलग चीजें फिर दिखाई देती? देती? सब चीज कहीं ऐसे ही परमाणु ही पड़ा रहता, हर जगह परमाणु 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 परमाणु, तो फिर कुछ नहीं होता। हाँ, सब चीज एक ही जैसा हो जाता है। तो परमाणु क्या होता है कि परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, अणु बनाते हैं, फिर अणु से पदार्थ बनता है। पदार्थ में भी अलग अलग चूंकि परमाणु होते हैं तो अलग अलग पदार्थ बनता है। पेड़ बन रहा है, रिएक्शन होकर जल जाता है, तो फिर जाके कुछ और चीज़ बन जाता है। आदमी बन रहा है, जानवर बन रहा है, किताब बन रहा है, कॉपी बन रहा है, टेबल बन रहा है, प्लेट बन रहा है। हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? परमाणु से ही मिलके बना हुआ है अंत में। लेकिन बाहर बाहर सब चीज़ें बदल जाती हैं, दिखाई हमको नहीं देता है वैसी वैसी चीज़ें। तो दूसरा जो चीज़ था वो अपना था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। कि एक निश्चित द्रव्यमान में ही चीज़ें में जो होते हैं वो होता है। तो क्या उसका कहने का मतलब है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये बताया गया कि जो जल है, जल में दो चीज़ है। क्या क्या चीज़ है? ऑक्सीजन, H2 और O2 है। H2 का मतलब क्या हो गया अपने पास? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, और इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो बात ये कहा गया यहाँ पे, कैसे ये चीजें आ रही है ये बाद में बताएंगे। अभी जस्ट ये ध्यान रखना है कि जल को जब तोड़ के देखा गया तो जल में दो चीजें तो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अथवा उधर उल्टा भी बोल सकते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो हम लोग को ये पता चला कि इसमें जो पानी बन रहा है ना वो एक निश्चित अनुपात में ही बनाने से बन रहा है, उससे ज्यादा या कम से नहीं। कैसे ये निश्चित अनुपात इतना ही आ रहा है ये बताएंगे, आगे पता चल जाएगी। तो वो अनुपात कितना है? हमेशा के लिए 1:8 द्रव्यमान का अनुपात है। मतलब कि अगर हम 1 ग्राम पानी लेंगे तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे? 8 ग्राम। तो इससे कितना पानी बनेगा? 9 ग्राम। 9 ग्राम पानी बन जाएगा। बात समझ में आया? अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम पानी बन जाएगा? 9 ग्राम। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है तो कम ज्यादा तो हो नहीं सकता है कि नहीं? तो ये अनुपात जरूरी हो गया यहाँ पे हम लोग को लिए ध्यान देना कि कैसे ये अनुपात आया, बताएंगे आगे। लेकिन इसको एकदम मार्क करके रखना है, दिमाग पे इस चीज को रखना है कि कैसे कैसे ये अनुपात 1:8 ही क्यों आ गया।
आगे ये चीज़ हम लोग को पता चलेगा। अभी जस्ट वैज्ञानिकों ने जब टेस्ट कर रहे थे तो उनको पता चला कि अच्छा, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में जो अलग अलग तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही ये काम हो रहा है। अगर कोई गलती से भी मान लेते हैं कि 3 ग्राम ले लेता और 8 ग्राम ले लेता तो क्या होता, 2 ग्राम बच जाता है। यहाँ पे सिर्फ 1 ग्राम ही यूज होकर 9 ग्राम पानी बनता है। 2 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बच जाता है, इधर ही रह जाता है। वो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है, बचा हुआ रह जाता है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ये चीजें इसमें होती हैं। वही अगर ऐसा कर देते, मान लेते हैं कि अनुपात फिक्स कर देते, मान लेते हैं कि मैंने 2 ग्राम ये लिया और 8 दूनी 16 ग्राम ये ले लिया, तो अब कितना ग्राम बन जाएगा, अब बन जाएगा ना, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ना। 18 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का अनुपात है। तो अनुपात का मतलब होता है कि उसमें 2 से गुना करेंगे तो फिक्स फिक्स हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे इधर 3 ग्राम लेंगे तो ये कितना ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, 24 ग्राम, और 3 का 24 ग्राम लेना पड़ेगा, बनेगा कितना ग्राम, 27 ग्राम, 27 ग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में ही करने पे बन रही है, ज्यादा या कम करेंगे तो नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि क्यों निश्चित अनुपात में ही आ रहा है, कहाँ से ये निश्चित अनुपात आ रहा है, ये आगे पता चलेगा। तो ये जो दो गो नियम आया अपना यहाँ पे, पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का और दूसरा नियम जो ये निश्चित अनुपात का, इसी के बेसिस पर जो अपना डाल्टन थे उन्होंने क्या किया, अपना सभी द्रव्यों के लिए, हाँ सभी द्रव्यों के लिए सिद्धांत दिया कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं। हाँ बोलो। मतलब हम्म। हाँ, दोनों एक साथ फॉलो होता है। हर अभिक्रिया में दोनों नियम एक साथ फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही फॉलो होगा। ठीक है, दोनों नियम फॉलो होगा। द्रव्यमान तो संरक्षित रह नहीं रहना है, किस कोई भी चीज नष्ट होता नहीं है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ में अभिक्रिया में जो चीजें भाग ले रही हैं वो निश्चित अनुपात में भाग लेंगी और उसी हिसाब से चीजें बनेंगी भी। ठीक है ना। अभी आगे जब बहुत सारी अभिक्रिया को देखेंगे तो वो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सिद्धांत दिया इन्होंने, 7 सिद्धांत दिया डोल्टन ने। जो 7 सिद्धांत दिया, उन 7 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत तो एकदम सिंपल था कि सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं परमाणु, बहुत डिटेल्स में समझना होगा, अगला चैप्टर ही पूरा का पूरा परमाणु पर रहेगा। क्योंकि अभी हम परमाणु का जस्ट नाम ले रहे हैं कि ठीक है कि परमाणु एक कण होते हैं जिससे सब चीज बना होता है, लेकिन होता कैसा है परमाणु, कैसे बनता है परमाणु, कैसे कैसा होता है परमाणु, ये सब चीज समझेंगे लोग। अभी जस्ट ये समझ के रखना है कि परमाणु एक छोटा सा कण है जिससे सारा पदार्थ क्या हो रहा है, दुनिया का हर चीज इससे क्या हुआ है, बना हुआ है। बस ये अभी के लिए मान के चलना है, कैसा होता है परमाणु देखेंगे बाद में। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि परमाणु एक कण है जिससे सब चीज बना हुआ है। हम भी बने हैं, तुम भी बने हो, कोई हर पदार्थ भी बना हुआ है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो परमाणु से नहीं बना है। जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं भी दे रहा है, ठीक है, वो सब चीज जैसे कि हवा हो गया, ये सब चीज परमाणु से मिलकर बना है। दूसरा नियम, परमाणु को बोला गया है फिलहाल के लिए अभी ये मान के चलना है कि ये अविभाज्य होते हैं और सूक्ष्मतम होते हैं, मतलब इनसे छोटा कोई चीज होता नहीं है और इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इधर में 4 परमाणु, अभिक्रिया से पहले अगर 5 परमाणु है तो अभिक्रिया के बाद भी कितना परमाणु रहेंगे, 5 परमाणु रहेंगे। और जितना जितना रहेंगे उतना ही उतना रहेंगे। बात समझना, कहना क्या चाहते हैं कि अभिक्रिया में सृजित नहीं होते। हमने देखा कि H2 चाहिए और O2 चाहिए, उससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो हाइड्रोजन के जितना परमाणु, यहाँ पे हमने ऊपर में बात किया था कि ये दोनों कितने कितने अनुपात में रहते हैं, 1:8 में रहते हैं। तो 1:8 ये किस चीज का अनुपात था, द्रव्यमान का अनुपात था कि संख्या का अनुपात था, द्रव्यमान का अनुपात था। क्या चीज का अनुपात था ये, द्रव्यमान का अनुपात, कि कितना कितना द्रव्यमान में है। द्रव्यमान का अनुपात एक बात होता है, संख्या का अनुपात दूसरा बात होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये 1 ग्राम है तो ये 8 ग्राम लेंगे तो ये कितना ग्राम बन जाएगा, 9 ग्राम बन जाएगा।
तो ये तो द्रव्यमान का अनुपात हुआ कि हाँ एक अनुपात रहा तो 8 अनुपात ऑक्सीजन लेना पड़ा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में दूसरा नियम ध्यान से समझना। यहाँ पे देखते हैं दूसरा नियम को, इसको ब्लैक करके यहाँ पे दिया गया है। जो H2O वो द्रव्यमान का अनुपात ठीक था अपना। द्रव्यमान के अनुपात के बाद यहाँ पे बात होगी संख्या के अनुपात की भी, कि 1:8 से यानी कि 1 ग्राम 8 ग्राम से 9 ग्राम बन गया था, ये तो ठीक था। बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं कि ये होगा कैसे। नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है स्क्रीन, रीज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो इसमें ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कि ये चीज़ें कैसी होती हैं ये थोड़ा सा डिटेल्स में बाद में पता चलेगा। अभी के लिए जस्ट मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ। टू टू तो होगा क्या यहाँ पे कि हाइड्रोजन के जितना परमाणु लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि हाइड्रोजन के अगर हम यहाँ पे 4 परमाणु लेंगे तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु लेने पड़ेंगे? 2 परमाणु लेंगे। और यहाँ पे जब बनेगा पानी, तो पानी में फिर से परमाणु जितना है उतना रहेगा ही रहेगा। मतलब कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन के 2 परमाणु भी क्या होंगे? रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु का न तो सृजन होता है न तो नष्ट होता है। बाकी चीजें नष्ट हो सकती हैं, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन परमाणु न नष्ट होता है न बनता है। तो अभिक्रिया के पहले जितना परमाणु जो परमाणु रहेगा, वही वही परमाणु अभिक्रिया के बाद भी उतना मात्रा में रहेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? अन्य चीजें ये ज्यादा क्लियर होगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये अभी आरंभिक है, ऐसा दिमाग पे रखना है कि अभिक्रिया के पहले जितना परमाणु रहेगा जिस जिस प्रकार का, अभिक्रिया के बाद भी वो परमाणु उस प्रकार का रहेगा। भले ही क्या हो जाए कि वो परमाणु जुड़ के अलग चीज बन जाए, ठीक है, जुड़ के किसी चीज में चला जाए, वो अलग चीज हो गया अपना। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि ये चीजें कैसे बोली जा रही है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हाँ, परमाणु जितना अलग अभी प्रकार का है, एक प्रकार का है, वही चीजें बाद में भी रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास कार जब हम बना रहे थे, तो कार को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए था? 4 गो व्हील चाहिए था और एक हैंडल चाहिए था ना। तो कार बनने के बाद भी क्या कार में 4 व्हील और एक हैंडल नहीं रहेगा कि वो गायब हो जाएगा? रहेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अगर हम हाइड्रोजन के 4 परमाणु एक 4 परमाणु लिए हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए हैं, तो वही अब परमाणु मिल के पानी में भी रहेंगे। चारों परमाणु हाइड्रोजन के भी और 2 परमाणु ऑक्सीजन के भी रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, खत्म नहीं हो जाएंगे। क्या चीज? कर सकते हैं, अलग भी होते हैं, सब अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग नहीं होते हैं। हाँ, अभिक्रिया के बाद भी अलग कर सकते हैं। ये बन गया तो इसको तोड़ भी सकते हैं। पानी बन गया, पानी को तोड़ने का भी तरीका है कि पानी को तोड़ के फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पानी को नहीं तोड़ सकते हैं। पानी को तोड़ के उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। अभी उसको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। अभी जो आगे आएगा, अभी जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है। वो सब क्वेश्चन दिमाग में रखा करो लोग, जो भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है ना, अभी ये आगे क्लियर होंगे कि इसका क्या मीनिंग होगा। 2H2 का मतलब क्या हो गया, O2 का मतलब क्या हो गया, अभी आगे ये आएंगे। जस्ट मैंने अभी लिखा हुआ है ऐसे ही समझने के लिए कि परमाणु का संख्या जितना रहेगा उतना परमाणु यहाँ पे अभी उतना ही परमाणु और उसी प्रकार के रहेंगे। जैसे कि कार में रह रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी रहेंगे। चक्का और व्हील के रूप में, मतलब कि व्हील और
हैंडल के रूप में। ठीक है, बात समझ में आया ना। इसके बाद से दूसरा चीज की तीसरा नंबर पे क्या था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर एक तत्व हमारे पास दे दिया गया तो उस तत्व के जितने भी द्रव्यमान, जितने भी परमाणु होंगे, उन सब परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण सब क्या होंगे, एक समान होंगे। जैसे कि तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है। तो हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु हैं, वो सब परमाणु, चाहे जितना भी परमाणु, हाइड्रोजन इधर से ले ले, गैस उधर से ले ले, कहीं से ले ले, तो उसके जो परमाणु है, जो हाइड्रोजन का परमाणु होंगे, उनके द्रव्यमान, सब परमाणुओं के द्रव्यमान एक समान होंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म भी एक समान होंगे। मतलब कि समान प्रकार से वो अभिक्रिया करेंगे। ध्यान देना है इतना। अभी इसको बस अभी के लिए थोड़ा सा याद करके रखे लोग। ये सब का पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा इसी पर, इसी चीज पर ही एक्सप्लेनेशन चलेगा पूरा। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक लाइन अभी पढ़ा दिए और ये खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं, यही आधार है। ये जो नियम है ना 7-8 गो, ये सभी आधार है पूरा रासायनिक अभिक्रिया का। तो बार 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 ये चीजें आएंगी और बार बार इसको पढ़ सकते हो लोग, इसको मतलब कि ध्यान पे रख सकते हो और इसके आधार पर ही चीजें आगे जाएंगी। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो जितने भी परमाणु होंगे, उनके सबके मतलब एक तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। नापेंगे वजन तो एक परमाणु सबका समान होगा। हाइड्रोजन का अपना एक वजन होगा, कुछ होगा जितना होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन का अपना अलग होगा। ये नहीं है कि हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान समान होगा क्या, बताओ। नहीं होगा। हाइड्रोजन का अलग होगा क्यों, ऑक्सीजन का अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व है। लेकिन हाइड्रोजन दो तत्व हो गया तो अब हाइड्रोजन गैस कहीं से ले लें, चाहे मंगल ग्रह पे से ले लें, चाहे पृथ्वी पे से ले लें, चाहे सूर्य पे से ले लें, कहीं से भी ले लें, उनके जो परमाणु है सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होंगे और साथ ही साथ उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। रासायनिक गुणधर्म समान होने का मतलब ये होता है कि वो समान रूप से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अगला नियम पे चलते हैं, चौथा नियम। चौथा नियम ये बोलते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अब वही देखो, ऊपर में था कि एक तत्व का, अभी ये आ गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होंगे और द्रव्यमान के साथ साथ उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। होता ही है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन जो तत्व है ये जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है। ठीक है, तो जलने में मदद करता है। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि इसका जो है अपना रासायनिक गुणधर्म अलग हो गया, इसका रासायनिक गुणधर्म अलग हो गया, तो दोनों का अपना अपना रासायनिक गुणधर्म है और द्रव्यमान तो अलग अलग है ही। ठीक है, द्रव्यमान तो अलग अलग है ही। अभी बाद में पता चलेगा कि कैसे कैसे द्रव्यमान, कितना कितना संख्या, सब आएगा, बहुत डिटेल्स में आएगा, चिंता नहीं करना है उस चीज का। अगला नियम क्या बोल रहा है, अगला नियम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ये क्यों यहाँ पे आ गया गणित का बात कि पूर्ण संख्या के अनुपात में, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो परमाणु है वो एक प्रकार से क्या है, परमाणु, जो परमाणु है एक प्रकार से एक एक कण है, क्या है, कण है। और उन कण जो है अलग अलग प्रकार के कण हैं, अलग अलग तत्व हैं, उनके अलग अलग परमाणु हो गए, मतलब अलग अलग कण हो गए। तो जब अभिक्रिया हो रही है तो कण ही तो मिल रहे हैं ना आपस में, कि नहीं मिल रहे हैं, कण ही मिल रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जल बना रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन तत्व जो है उसके कण हाइड्रोजन के परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के कण ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो जब वो आपस में मिलते हैं तो एक पूर्ण संख्या के अनुपात में ही मिलते हैं, ये ध्यान देना है। आपस में मिलते हैं तो किस चीज के अनुपात में मिलते हैं, एक पूर्ण संख्या के अनुपात में। ये कैसे ये नियम काम करेगा आगे पता चलेगा ज्यादा डिटेल्स में। अभी जस्ट थ्योरी के रूप में इसको पढ़ लेना है, आगे बताएंगे कि ये कैसे। पूर्ण संख्या का मतलब ये आया कि उसको तुम डॉट डॉट में नहीं बोल सकती हो। ये नहीं कभी बोल सकती हो कि 1.5 कण ले लेंगे, परमाणु ले लेंगे, ये गलत बात। परमाणु कभी भी 1.5 एग्जैक्टली वही बात हो गया। यही कहना चाह रहे थे पूर्ण संख्या का मतलब। बात समझ में आया ना। क्योंकि परमाणु टूट नहीं सकता है, इसलिए ही परमाणु हमेशा किस चीज के अनुपात में रहेगा, पूर्ण संख्या के अनुपात में रहेगा। यानी कि परमाणु जब भी हम लोग खोजेंगे
तो कभी 2 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा। कोई आके ये बोलेगा कि मेरे को 2.5 परमाणु चाहिए, तो वो गलत बात हो गया। कभी 2.5 परमाणु नहीं मिलेगा, 2.3 परमाणु नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे परमाणु जो होते हैं पूर्ण संख्या में ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? हाँ, आगे करेंगे ये चीजें तो और ज्यादा डिटेल्स समझ में आएंगी। आगे अगला नंबर है यहाँ पे अपना छठा नंबर ये बोला जा रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। मतलब कि वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यौगिक है H2O, क्या है? एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, ठीक है। और H2O एक अणु हो गया उसका, हो गया ना, जल का अणु हो गया। जल एक यौगिक है जो कि अणु से मिलके बने होते हैं। यौगिक अणु से मिलके बने होते हैं, तत्व भी अणु से में ही मिलके बने होते हैं। तो ये जो जल यौगिक है इसमें दो तत्व के अणु, दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो इसमें परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु हैं और इसमें ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो फिक्स मात्रा में है ना, कि अगर गलती से भी हमको पानी का एक अणु चाहिए तो पानी के एक अणु में क्या होगा बताओ, तुम ही लोग बताओ। 1:8 तो इसका द्रव्यमान हो गया। संख्या बताओ, संख्या, परमाणु की संख्या बात करनी है। एक कैसे हो गया? इसमें दिख तो रहा है ना पानी में, H2 है ना, H2 है, मतलब कि हाइड्रोजन के एक अणु में, मतलब कि जल का जो एक अणु है इसमें कुल कितना परमाणु है? 3 परमाणु है। उसमें से 2 परमाणु किस चीज का है? हाइड्रोजन का। और एक परमाणु किस चीज का है? ऑक्सीजन का, ठीक है। एक परमाणु ऑक्सीजन का है और 2 परमाणु किस चीज का है? हाइड्रोजन का है। यानी कि अगर हम जल का एक अणु लेंगे तो उसमें निश्चित रूप से, यानी कि वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी हम उसमें आ जाएगा, कि जल बनाना है तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो ठीक है हम कितना भी मात्रा में लेके तो मिला देंगे तो मिल के बन तो जाएगा, नहीं। जल का बनता है तो जल का अणु से मिल के बना है। और जल का एक अणु, जल, हम एक बाल्टी लेते हैं तो बाल्टी में पानी है, तो पानी में बहुत अणु है, पता नहीं कितना अणु है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे लोग कि कितना ग्राम में कितना अणु हो जाता है, तुम लोग को पता चलेगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो। मतलब कि द्रव्यमान और द्रव्यमान के साथ जब हम लोग एक बार देख भी रहे थे, जो वो नंबर होता है, क्या चीज़ होता है? Na होता है ना, 6.023 इंटू 10⁻23 पढ़ेंगे तो, हाँ, एवोगाड्रो नंबर। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी तो पता चलेगा कि कितना कितना क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी के लिए ये ध्यान देना है इसमें कि जो जल है, जल का अगर हम एक अणु लेंगे, अणु जो कि बहुत छोटा होता है, तो जल के एक अणु में, अणु मिल के बने होते हैं परमाणु से, तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु होंगे। अगर गलती से हम जल के 2 अणु लेना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 अणु लेना है तो 2H2O लिखेंगे। यहाँ पे जो नंबर है ये बता रहा है, ये H2O, ये जल का सूत्र हो गया, ठीक है। H2O क्या हो गया? जल का सूत्र हो गया। ये जल का सूत्र बता रहा है कि इसमें एक जल के अणु में कितने कितने अलग अलग परमाणु रहते हैं और कितनी कितनी संख्या में रहते हैं। बाहर जो 2 लिखे हैं ये क्या बता रहा है कि जल का कितना अणु लिए हैं। पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखे थे तो अपने मन से क्या लिखा था? यहाँ पे एक था। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जल का एक अणु था। अब यहाँ पे जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो जब 2 अणु है यहाँ पे तो बताओ इसमें कुल कितना हाइड्रोजन है? 4, ठीक है। यहाँ पे कुल 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ऐसी प्रकार से चीजों को हमको समझना है। क्या बोल रही हो? नहीं, 9 ग्राम में एक ही नहीं होगा, बहुत होगा। उसको अभी अपना क्वेश्चन ये लिख लो, बाद में तुम्हारा क्लियर होगा। नहीं, एक अणु से 9 ग्राम जल नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। और जो पहले बोली थी वो भी गलत है, ठीक है। दोनों अभी गड़बड़ है। 1:8 वो बताया गया था कि द्रव्यमान का अनुपात है, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि वो इतना ग्राम में एक ही अणु होगा, ये नहीं बोला गया था।
वो द्रव्यमान का अनुपात था कि अगर हमको जल बनाना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लेना होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, मिलाएंगे तो 9 ग्राम जल बन जाएगा। लेकिन इसका कहीं से मतलब ये नहीं हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिए तो इसमें एक ही हाइड्रोजन है का अणु है, अथवा 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लिए तो इसमें 8 मतलब कि क्या चीज़ है। अब इसमें क्या बोलोगी कि 8 ऑक्सीजन का अणु है, ये बोलोगी। और 9 ग्राम में फिर बोलोगे कि एक हाइड्रो पानी का अणु है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब क्या है, गलत है। आगे पता चलेगा कि ये सब का मीनिंग क्या होगा। अपना क्वेश्चन लिख के रखना, अंत में भी ये क्वेश्चन बचेगा तो फिर पूछना मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी वो नहीं समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। ये गलत हो गया, मतलब ये ध्यान रखना है कि ये गलत बात हो गया कि 1 ग्राम हम ले लिए तो उसमें एक ही मतलब कि अणु हुआ। नहीं, ये नहीं है। ये चीज़ें क्या होती है ये अभी आगे समझ में आएंगे। तो यहाँ पे ये द्रव्यमान का अनुपात होता है, ये याद रखना है कि हाँ, अगर पानी बनाना है तो 1:8 में रहना चाहिए। 1 ग्राम लेंगे, 8 ग्राम लेंगे तो 9 ग्राम पानी बन जाएगा। अब 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन है, 8 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है, ये निकालेंगे, बाद में पता चलेगा कि 1 ग्राम में कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अणु है, 8 ग्राम में कितना ऑक्सीजन का अणु है, 9 ग्राम में कितना पानी का अणु हो जाएगा, कितना कितना परमाणु है, सब निकालेंगे बाद में, अभी वो निकलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। और इस प्रकार से अपना ये 7 नियम है, सातों नियम को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आया है, लेकिन बहुत डाउट है, ये हमको पता है। और ये डाउट क्लियर होगा समय के साथ, अभी आगे जब पढ़ेंगे तो। कुछ कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं लोग। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में, जैसे कि चाहिए क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, तुम लोग ये करना, बनाना लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन तुम लोग बना के देना। एक बना लेते हैं लोग, चलो। ये बताओ दूसरा नंबर, बनाओ लोग, क्या होगा। आसान है हमको देखने से। यहाँ पे ये दिया गया है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में संयोग करते हैं। ये तो हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में संयोग करते हैं। संख्या के अनुसार अलग चीज होता है कि कितनी संख्या लेंगे तो कितना रिएक्ट करेंगे, लेकिन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 में संयोग करते हैं। तो 3 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा, 24 ग्राम, है ना। 24 ग्राम चाहिए होगा। अगर 3 ग्राम ये है तो 24 ग्राम चाहिए होगा, सिंपल सा चीज है। तीसरा नियम ये बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन में यह है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। मतलब कि ये डाल्टन ने अपने यहाँ पे 7 नियम दिया था ना ये। तो सातों नियम में से कौन सा नियम द्रव्यमान संरक्षण से निकल रहा है, इसमें से किससे द्रव्यमान संरक्षण होता है, दूसरा से, है ना। कि न तो सृजित होते हैं न तो विनाश होते हैं। विनाश होता है तो द्रव्यमान का विनाश हो जाता है, तो द्रव्यमान के विनाश हो ही नहीं रहा है कि नहीं। और डाल्टन का कौन सा परमाणु सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम का व्याख्या करता है, बताओ। कि समान अनुपात में रहना चाहिए, कौन सा नियम। तीसरा में नहीं, तीसरा से निश्चित अनुपात कैसे आ जाएगा। तीसरा तो ये बोल रहा है कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, वो तो गुण के बारे में बता रहा है। आगे देखो, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा होगा। किताब में भी देख सकते हो, पढ़ के बता भी देते हैं। चौथा में नियम ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी, हाँ पांचवा हो जाएगा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके निर्मित होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पांचवा है, लेकिन पांचवा से भी ज़्यादा सही है छठा, ठीक है। संयोग करते हैं परस्पर, लेकिन ये संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अलग अलग परमाणु है वो अलग अलग अनुपात जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो पांचवा और छठा दोनों मिला के बोल देंगे कि पांचवा और छठवा दोनों मिला करके कौन सा नियम अपना बन के आ रहा है, स्थिर अनुपात का नियम।
ठीक है, जो स्थिर अनुपात का नियम है। तो ये अपना यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को जो चीज़ें हैं मेनली कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन सिंपल है और द्रव्यमान संरक्षण का है, तो उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, तुम लोग ऐसे भी देख लोगे तो बन जाएगा। नहीं भेजेंगे अब, ऐसे ही देख लेना लोग अपना यूट्यूब पर से ही। तो दूसरा चीज़ इसमें क्या है, अगला अपना आकार का बात कि परमाणु के बारे में अब धीरे 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 पढ़ना शुरू करते हैं और उसको समझना शुरू करते हैं कि परमाणु होते क्या हैं, अणु होते क्या हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नाम लिया है, लेकिन बात कुल इतनी है, मैंने अभी बता रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों के आसपास घूमने वाला है। परमाणु, अणु, तत्व और ये सातों सिद्धांत, इसी सातों सिद्धांत को गहन विश्लेषण करेंगे। क्योंकि एक बार में लगता है कि समझ में आ गया है, लेकिन अभी वो समझ में आया नहीं है, समय लगता है उसको समझ में आने में। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु समझ में तो आ गया। हाँ, वही बोल रहे हैं कि वो लग रहा है कि भूल जाएंगे। सिद्धांत वैसे भी नहीं याद रहेगा, सिद्धांत वैसे भी भूल जाएंगे, मेरे को भी नहीं याद था। लेकिन मेरे को याद क्या है, कॉन्सेप्ट्स याद हैं। तो जब धीरे धीरे उन सिद्धांतों को समझ लेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और तुम लोग को तो सिद्धांत भी नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, है ना। मैं भूल जाऊंगा चलेगा, लेकिन तुम लोग को अभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बेसिस पे एग्जाम देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तुम लोग को रिवाइज करते रहना है, लेकिन उसको अभी तुम लोग उसको रिवाइज करोगे तो रटने जैसा लगेगा कि रटना पड़ रहा है। लेकिन उसको इतना समझ लेंगे लोग कि वो रटने जैसा नहीं लगेगा। जब उसको रिवाइज करोगे तो उसके अगल बगल की पूरी कहानी समझ में आएगी। ये हम लोग का प्रयास है कि जब उसको रिवाइज करें या पढ़ें तो हम लोग को ऐसा नहीं लगे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी के जैसा नहीं, समझ में आना चाहिए। तो वो सातों जो छह नियम है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये अब हम लोग देखना चाहते हैं कि परमाणु और अणु हम लोग कब से बात कर रहे थे कि बहुत सूक्ष्मतम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्मतम अणु होते हैं। अब ये क्या सूक्ष्मतम, कितना छोटा, ये हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि कितना छोटे होते हैं ये परमाणु। तो यहाँ पे बात किया गया है, मीटर में आकार दिया गया है कि तरबूज त्रिज्या कि पदार्थों की त्रिज्या दी गई है कि कितनी कितनी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो तरबूज है, तरबूज का त्रिज्या कितना होता है, यहाँ इसके हिसाब से बताओ। 10 के पावर -1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 10 के पावर -1 मीटर कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100/10 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि तरबूज कितना सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का। हम लोग के पास जो स्केल रहता है छोटा वाला, वो कितना सेंटीमीटर का रहता है, 15 सेंटीमीटर का रहता है। ये तो सिंपल है ना, 10, पहले भी मैंने बताया था, 10 के पावर -1 मीटर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, और जब 1/10 मीटर लिख लिया हमने, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मीटर को काटना है तो मीटर ऊपर है तो मीटर को नीचे लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो सेंटीमीटर में बदलना है और मीटर को काटना है, तो ऊपर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और बटा में लिखेंगे 1 मीटर। कोई चीज़ बदल गया क्या, नहीं बदला। 1 मीटर के बदला में मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कट सकता है, तो यहाँ पे जो मीटर था तो मीटर मीटर कट गया, और ये जो यहाँ पे 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, आ गया ना, समझ में आया। हाँ, तो ये हमने फिजिक्स में भी ये बहुत बार बनाया है इस चीज़ को करने के लिए कि पूरा का पूरा इकाई को कैसे बदलते हैं लोग। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो 10 सेंटीमीटर ये आएगा। अगला चीज इसमें क्या है कि चीटी, चीटी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी इसके हिसाब से, 10 के पावर जब -2 है तो 20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, 10 के पावर -2 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, अच्छे से करके बनाओ लोग, 10 के पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। चीटी का त्रिज्या 10 के पावर -2 कहने का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो, 10 के पावर -2 मीटर लिखा है, इसका मतलब कितना, 1/100 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1/100,
हाँ, 1/, ये 100 मीटर है, हमको मीटर को कटाना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 1 मीटर, ऊपर में क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ना? तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया। कटाने आना चाहिए अच्छे से। तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया अपना, कि चींटी का त्रिज्या कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो अभी तक तो सेंटीमीटर अपना उचित इकाई था, कि सेंटीमीटर की मदद से हम लोग अपना काम कर पा रहे थे। आगे अब सेंटीमीटर भी आसान नहीं होगा काम करने के लिए। रेत का कण ठीक है, एक बार और देख लो इस चीज को। किसी भी इकाई को कैसे बदलते हैं, इकाई को बदलने के लिए पहले ये बदलाव वाला याद रहना चाहिए, कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ये पता है हम लोगों को। तो अगर 10 के पावर -2 मीटर लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 1/100 मीटर हो जाएगा। ये पता चल रहा है कि नहीं? कि इसमें भी डाउट है? पता चल रहा है। अब अपने पास ये 1 मीटर है, और मीटर को कटाना है, क्योंकि हमको किस चीज में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो हम इसको गुना करेंगे इसमें, और कटाना है मीटर को, तो मीटर को नीचे रखेंगे, और ये अपना इकाई वाला है। तो अगर हम नीचे 1 मीटर रखेंगे, तो ऊपर कितना सेंटीमीटर लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क पड़ा क्या? इससे कोई फर्क पड़ा क्या? इसमें हम ये वाला लगा दिए हैं तो नहीं पड़ा फर्क, क्योंकि ये तो वैसे भी कट ही जाएगा ना। 1 मीटर लिखे हैं तो ऊपर सेंटीमीटर लिखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे होगा क्या? मीटर मीटर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और 100 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, इसके बेसिस पे और एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसमें कि इकाई को बदलते हैं लोग। इसके आधार पे मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना जरूरी है हम लोगों को। ये मैं बार बार बताता हूँ, बार बार तुम लोग भूल जाते हो। तो इस चीज़ को, क्योंकि इकाई को बदलना बहुत ज़रूरी है, कि इकाई कैसे बदलते हैं। बहुत अच्छे से मैंने फिजिक्स जब पढ़ा रहे थे तो बताया था, कि किसी भी मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो कैसे ऊपर नीचे कटाते हैं हम लोग, और चीज़ों को इकाई बदलते हैं। गलती नहीं होना चाहिए इसमें। तो रेत का कण और छोटा हो गया अपना, 10 के पावर -4 मीटर हो गया। तो 10 के पावर -4 मीटर का मतलब क्या हो गया? तो अब छोड़ देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है बदलने का। बदलने को इसको भी सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये सोचो कि चीटी चीटी जो है 10 के पावर -2 सेंटीमीटर है, और जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो कितना है? 10 के पावर -10 मीटर। चीटी 10 के पावर -2 मीटर है, और हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 10 के पावर -10 मीटर। कितना गुना का अंतर है? नहीं, 10 गुना नहीं। नहीं, 5 गुना भी नहीं। 5 गुना भी नहीं, 10 गुना भी नहीं। अभी तुम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कितना गुना का अंतर है। 8 गुना भी नहीं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 10 के पावर नहीं, कुछ भी नहीं वो सब। 10 के पावर 2 में और 10 के पावर 5 में कितना गुना का अंतर है? गलत। कितना गुना का अंतर है? 2.5 गुना भी नहीं। 10 के पावर 2 का मतलब क्या होगा? 100। और 10 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 1 लाख। 1 लाख और 100 में कितना गुना का अंतर है बताओ? 2.5 गुना का। 1000 गुना का। अब आंसर सही आया। बोल रहे थे 2.5 गुना, मतलब 100 का 2.5 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 थोड़ी है, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 2 है। तो 1 लाख गुना मतलब कि 1000 गुना का अंतर है। कितना गुना का? 1000 गुना का। तो अब बताओ यहाँ से, 10 के पावर 2 से 10 के पावर -10 में कितना गुना का अंतर है? बता पाना भी मुश्किल है कि नहीं? 10 के पावर बहुत बड़ा अंतर है, 10 के पावर 8 का अंतर है। मतलब कि लगभग लगभग करोड़ों अरबों का अंतर है। समझ में आ रहा है? जो 2 गुना 3 गुना अंदाजे में बोल रहे थे लोग, 5 गुना, वो सब कुछ नहीं। 10 के पावर 8 गुना का मतलब है, और 10 के पावर 8 का मतलब पता नहीं क्या होता है। 10 करोड़ होता है कि 1 अरब की 2 अरब होता है। देखते रहना अपना।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात है कि कितना छोटा होता है? इसका अंदाजा लगा थोड़ा सा मन में कि परमाणु कितने छोटे होते हैं आम दुनिया के वस्तु से? बोलो। यस सर। हाँ, तो बहुत छोटे होते हैं, 1000 गुना। तो यहाँ पे बात की है कि 1000 गुना 3, ये जब है यहाँ पे ये 2 और 10 लिखा गया है, इसका मतलब कि 10 के पावर 8 गुना। जब भी पता करना होता है ना कि कितना गुना, तो सीधे ये 2 5 10 ये सब ना किया करो। जब भी कोई बोलता है कि कितना गुना, तो एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या कर देना है? भाग दे देना है। ठीक है, भाग दे देना है। इसमें से बड़ा कौन है, 10 के पावर -2 की 10 के पावर -10, कौन बड़ा है? तरबूज। 10 के पावर -2, तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे तरबूज का, और 10 के पावर -10 को नीचे रखेंगे, तो अपना आएगा 10 के पावर 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो 10 के पावर 8 गुना पड़ा है। जब भी कितना गुना का बात आता है तो भाग दे देना होता है। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें है कि ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। हम लोग के दिमाग में कल्पना करेंगे, क्योंकि हम लोग को परमाणु को तो देख नहीं सकते हैं, तो जब देख नहीं सकते तो उसको समझेंगे कैसे? तो जो दुनिया में चीजें हैं उसी के आधार पे ना देखेंगे कि कितना छोटा है कि कितना बड़ा है। तो हम लोग को चींटी दिखाई देती है, तरबूज दिखाई देता है, रेत का कण दिखाई देता है, तो उसके आधार पे देखें तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन के अणु, तो हीमोग्लोबिन के अणु एक कोशिका होता है, कोशिका खुद 10 के पावर -8 है, तो उससे भी, हाँ, तो 10 के पावर -8 है, मतलब उससे भी अभी 100 गुना छोटा होता है परमाणु। ठीक है, बस समझ में आ रहा है ना? कोशिका से भी मतलब कि 1000 गुना छोटा रख लो। कोशिका जो होता है, कोशिका अपने आप में छोटी होती है, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, लेकिन उससे भी 1000 गुना छोटा कौन होता है? परमाणु। समझ में आया ना? अब दूसरा चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है अपना, कि जब नए नए तत्वों की खोज हो रही थी, तत्वों की खोज नई नई कैसे हो रही थी? तत्वों, नए नए तत्वों का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिनका रासायनिक गुणधर्म बहुत अलग अलग हो और आपस में मिल रहे हो, तो अलग अलग तत्वों की खोज हो रही थी जब पहले शुरुआत में। तो जो वैज्ञानिक थे, डॉल्टन थे, वो अलग अलग तत्वों को अलग अलग संकेत दे रहे थे। जैसे कि ये संकेत था हाइड्रोजन का, ये संकेत था कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, ये लोहा एक अलग तत्व है, सल्फर एक अलग तत्व है, फास्फोरस एक अलग तत्व है। तो सब तत्वों का अलग अलग संकेत दिया जा रहा था। ये संकेत बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आसान नहीं है इनके, इनको उपयोग करना, इनको काम में लेना बहुत मुश्किल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए क्या किया गया, बाद में एक संस्था बनी, और उस संस्था का क्या नाम था? एक बाद में एक संस्था बनी आयुपेक करके। ठीक है, आयुपेक करके एक संस्था बनी। इस संस्था का क्या नाम, क्या काम रह गया फिर? कि जब भी नए नए तत्वों की खोज होंगी तो उनके संकेत दिए जाएंगे और बाकी चीजें उनके बारे में बताई जाएगी। बात समझ में आ रहा है? नए नए तत्वों का संकेत जब दिया जाएगा, क्या चीज? सारे तो तुम नहीं नहीं, सारे तत्वों की खोज डाल्टन नहीं किए थे, सब अलग अलग तत्वों की खोज अलग अलग वैज्ञानिक किए हैं। ठीक है ना? सारे तत्वों की खोज डाल्टन ने नहीं किया है, सब तत्वों का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है। खोज करने का मतलब ये होता है कि प्रकृति में सारे तत्व पहले से अवेलेबल हैं, दूसरे दूसरे वैज्ञानिक अपना इधर उधर परीक्षण करते थे, तो उससे उससे नए नए तत्व मिलते हैं। अभी देखेंगे तो हमारे पास कुल मिला के शायद अभी 120 या 100, पता नहीं, 118 या 120 तत्व हैं। ठीक है, हाँ, 118 फिर है, तो इतने कुल तत्व हैं अपने पास। तो सारे तत्व हैं, सारे तत्वों का नाम देना कि इनके क्या नाम होंगे और कैसे कैसे होंगे, तो ये सब मतलब कि डॉल्टन ने मतलब कि आयुपेक है, आयुपेक ने तत्वों का नाम देना शुरू किया और उनके संकेत देना। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो तत्वों के नामों की विशेषता भी है कि जो भी, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के तत्वों का क्या होता है संकेत? H2। एच एच एच, इसके परमाणु का क्या संकेत होता है? एच होता है। ठीक है, तो वैसे एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम का क्या होता है? ए एल। तो ये ध्यान देना है कि जब भी संकेत हम लोग देते हैं किसी भी परमाणु परमाणु का, तो जो पहला, कभी कभी तो एक ही अक्षर से काम चल जाता है, तो एक अक्षर से काम चल गया तब तो ठीक है,
लेकिन एक से अधिक कहीं दो अक्षर का जरूरत पड़ गया तो उसमें पहला अक्षर तो कैपिटल में रहता है लेकिन दूसरा अक्षर किस चीज में रहता है, स्मॉल में रहता है। ठीक है, तो गलती से भी ऐसा नहीं कर देना है, जैसे कि ये सी और ओ ये अलग चीज है और ये सी और ओ अलग चीज होगा पूरा। मतलब क्या हो गया, ये सी और ओ किस चीज को दिखा रहा है, नहीं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सी और ओ किस चीज को बता रहा है बताओ लोग, Cobalt. कोबाल्ट को, ये कोबाल्ट है। ये जो है यहाँ पे जो छोटा ओ लिख दिए हैं ये कोबाल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग तत्व हो गया जो कि एक पूरी तरीके से अलग तत्व है। और ये सी और ओ किस चीज को दिखा रहा है, एक Carbon. कार्बन और एक ऑक्सीजन को। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो ये एक गैस है जो कि जलने पे निकलता है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें दो गो परमाणु है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। और इसमें क्या ये सी कार्बन है क्या, कोबाल्ट वाला में का सी, नहीं सर. नहीं, ये पूरा तत्व ही अलग हो गया, सी और ओ मिला के एक अलग तत्व हो गए जो कि कोबाल्ट को बता रहा है। तो ये पूरा अलग तत्व है और ये सी ओ इसमें अलग चीज हो गया। तो ये पूरे लेटर्स को बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या चीज संकेत क्या चीज को बता रहे हैं नेचर में। ठीक है, क्योंकि चीजों जगह है प्रकृति में चीजें हैं, लेकिन उसको हम पढ़ने के लिए उनका नाम देना पड़ेगा ना, और उनके नाम को अच्छे से समझना पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा बताओ। उनके नामों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमको चीजें भी नहीं समझ में आएंगी। तो अलग अलग चीजों को कैसे अलग अलग नाम दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखना है। तो जब हम सी और ओ लिखे हैं तो ये कोबाल्ट हो गया, और यही जब कैपिटल ओ कर दिए तो पूरा अलग हो गया चीजें। इसमें सी कार्बन है और ओ ऑक्सीजन है, ये सी ओ पूरा, जबकि इधर वाला जो है ये वाला साइड में ये एकदम सिंपल एक तत्व हो गया कोबाल्ट। बात समझ में आया कि नहीं आया। एल्युमिनियम को ए एल लिखे हैं, गलती से भी ए और एल ऐसे नहीं लिख देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ये एल एक अपना तत्व है। बात समझ में आया ना। इसी प्रकार से सी एल क्लोरीन को बताता है, जेड एन जिंक को बताता है। तो हम अलग अलग तत्वों के बारे में देख रहे हैं, इनके चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल इम्पोर्टेंट चीज इसका शुरू होगा कि क्या क्या चीज होता है परमाणु का द्रव्यमान और कैसे होते हैं परमाणु। कल पढ़ा जाएगा, कल छुट्टी नहीं रहेगा, ये नहीं कि कल बुध है तो कल छुट्टी है। हाँ बोलो। Class recording. हाँ हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देंगे, इसका रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए थोड़ा सा देखो।